नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 4 पर बात करेंगे। जी, और आज हमारा फोकस रहेगा प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर। हाँ, मतलब हम सिर्फ सवाल जवाब नहीं करेंगे, बल्कि इन प्रश्नों के पीछे के कॉन्सेप्ट्स को, उनके तथ्यों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, Q1 अपनी एक प्रसिद्ध रचना में याह्या बिन अहमद सिरिंधी दावा करते हैं कि डैश का संस्थापक पैगंबर का वंशज था। और विकल्प है ए तुगलक वंश, बी सैयद वंश, सी गौरी वंश और डी गजनवी वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैयद वंश। सही है, और ये दावा जिस किताब में किया गया है उसका नाम भी बहुत जरूरी है, तारीखे मुबारक शाही। हाँ, इसे याह्या बिन अहमद सिरिंधी ने लिखा था और इसी में उन्होंने सैयद वंश के शासकों को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है। 14 से 1451 तक। और इसकी पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। 1398 में जब तैमूर ने आक्रमण किया तो उसने खिज्र खान को अपना गवर्नर नियुक्त किया था, और बाद में इसी खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव रखी। वैसे दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम याद रखना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, गुराम, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। Q2 कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वंश के समय दिल्ली को घेरकर भारी क्षति पहुंचाई? और ऑप्शंस हैं ए सूरी वंश, बी मुगल वंश, सी खिलजी वंश, डी सैयद वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खिलजी वंश। यह घेराबंदी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। जी, और एक नहीं बल्कि कई बार। 1299 में किली का युद्ध हुआ और फिर 1303 में तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने फिर से दिल्ली को घेरा। और इन लगातार हमलों से बचने के लिए अलाउद्दीन ने कई सुरक्षात्मक उपाय भी किए। हाँ, जैसे कि इसने सिरी किले का निर्माण कराया और सेना में दो बहुत ही मशहूर प्रथाएं शुरू की। दाग और चेहरा, मतलब घोड़ों को दागने की प्रथा, और सैनिकों का पूरा हुलिया दर्ज करने की प्रथा। बिल्कुल सही, ताकि सेना में कोई गड़बड़ी ना हो सके। अच्छा, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। Q3 बाजार सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शाहनाए मंडी की नियुक्ति किसने की? और विकल्प है रजिया सुल्ताना, मोहम्मद गोरी, उलूग खां और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जवाब भी डी, अलाउद्दीन खिलजी ही है। और ये बाजार सुधार बहुत ही क्रांतिकारी थे। अलाउद्दीन एक बहुत बड़ी सेना रखना चाहता था, लेकिन खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालना चाहता था। तो उसने एक रास्ता निकाला, मूल्य नियंत्रण, मतलब हर चीज की कीमत तय कर दी गई। हाँ, और इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। शाहनाए मंडी हर बाजार का सुपरिंटेंडेंट होता था, जो कीमतों और व्यापारियों पर कड़ी नजर रखता था। और इस पूरी बाजार व्यवस्था के लिए एक अलग विभाग भी था। जी, दीवाने रियासत। ये विभाग पूरी मार्केट कंट्रोल सिस्टम को देखता था। चलिए अब सैन्य व्यवस्था से जुड़ा एक और सवाल देखते हैं। Q4 तोपखाना शब्द किसकी सैन्य तोपखाना शाखा के लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शंस हैं ए मुगल वंश, बी विजयनगर साम्राज्य, सी दिल्ली सल्तनत या डी गोरी वंश। इसका सही जवाब है ए, मुगल वंश। मुगल काल में तोपखाने विभाग को तोपखाना ही कहा जाता था। और भारत में तोपों का प्रभावी इस्तेमाल शुरू करने का श्रेय बाबर को जाता है। बिल्कुल, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों ने ही बाबर को जीत दिलाई थी। ये मुगल सेना की एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। सही है, अब हम दिल्ली सल्तनत और मुगलों से थोड़ा और पीछे चलते हैं। हाँ, वर्धन वंश की ओर। सवाल है Q5 580 से 605 ईस्वी के बीच शासन करने वाला पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा कौन था? विकल्प है हर्षवर्धन, नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हर्षवर्धन होगा, लेकिन सही उत्तर है सी, प्रभाकर वर्धन। जी, प्रभाकर वर्धन को ही वर्धन वंश का पहला शक्तिशाली और पूरी तरह से स्वतंत्र शासक माना जाता है। और उनका शासन केंद्र कहाँ था? थानेसर, जो आज के हरियाणा में है। इसी से जुड़ा अगला सवाल है Q6 हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? मालवा, मगध, थानेसर या आगरा? तो इसका जवाब अभी हमने डिस्कस किया। सही उत्तर है सी, थानेसर। हर्षवर्धन मूल रूप से थानेसर के ही थे। हाँ, वो पुष्यभूति वंश के थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी बदल दी थी। क्यों? अपनी बहन राजश्री के राज्य, जो कि मौखरी वंश का था, उसके संरक्षण के लिए उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया। अच्छा, और इसी वजह से कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन गया। बिल्कुल, और यही हमारा अगला सवाल भी है। Q7 हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? ए, पाटलिपुत्र, बी, आगरा, सी, थानेसर या डी, कन्नौज। और इसका जवाब अब हम जानते हैं। सही उत्तर है डी, कन्नौज। कन्नौज को उस समय महोदय या महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। जी, और हर्ष के समय में कन्नौज कला, शिक्षा और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Q8 गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं गोपाला, वत्सराज, भोजा और नागाभट्टा प्रथम। सही उत्तर है डी, नागाभट्टा प्रथम। मतलब नागभट्ट प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने अरबों के आक्रमण को विफल किया था, जो सिंध की तरफ से हो रहे थे। और इसी वंश के एक शासक वत्सराज ने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। सही कहा। अब एक सवाल सामाजिक व्यवस्था पर। Q9 भूमि अनुदानों के कारण उत्तर गुप्त काल में किस वर्ग का महत्व बढ़ा? विकल्प हैं ए, वैश्य, बी, शूद्रस, सी, ब्राह्मण और डी, क्षत्रिय। इसका सही उत्तर है सी, ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राजा लोग ब्राह्मणों को अग्रहार या ब्रह्मदेय नाम से कर मुक्त भूमि दान में देते थे। अच्छा, तो इन अनुदानों से ब्राह्मणों को आर्थिक शक्ति के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी मिल गए। जी, और इसी ने सामंतवाद के उदय को बढ़ावा दिया। अब अगला सवाल Q10 गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का प्रभुत्व भारत के किस भाग में था? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी सेंट्रल इंडिया, डी डेक्कन। सही जवाब है डी, डेक्कन। राष्ट्रकूटों ने दक्कन में शासन किया, मतलब आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाके में। और उनकी राजधानी थी मान्यखेत, जिसे मलखेड़ भी कहते हैं। इस वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी, लेकिन इनका सबसे प्रसिद्ध योगदान क्या है? वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया अद्भुत मंदिर। कमाल है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। Q11 वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में किसके अधीन थे?
इस सवाल को हम छोड़ते हैं क्योंकि हमारे स्रोत में इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो सीधे प्रश्न 12 पर चलते हैं। Q12 502 ई में मैत्रक वंश का सबसे प्रारंभिक भूमि अनुदान किसने जारी किया? विकल्प है ए धारापत्ता, बी द्रोणासिम्हा, सी शिलादित्य, डी गुहासेना। और सही उत्तर है बी द्रोणासिम्हा यानी द्रोण सिंह। उन्होंने महाराज की उपाधि भी धारण की थी। और 502 ईस्वी में जारी किया गया उनका ताम्रपत्र मैत्रक वंश का सबसे पुराना ज्ञात भूमि अनुदान दस्तावेज है। अगला सवाल बीसी वंश से है। Q13 ध्रुवसेन के बाद कौन शासक बना? धरापत्ता, शिलादित्य, गुहासेना या द्रोणासिम्हा। इसका उत्तर है ए धरापट्टा। ध्रुवसेन प्रथम के बाद उनके छोटे भाई धरापट को सत्ता मिली थी। ये क्रम याद रखना जरूरी है। हाँ। अब प्रश्न 14 किस चीनी यात्री ने मैत्रक शासक शिलादित्य का उल्लेख किया है? ए हेनसांग, बी आइसिंग, सी फाहियन, डी फाक्सियान। सही उत्तर है ए हेनसांग यानी हुएनसांग। हुएनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान वल्लभी का दौरा किया था और उन्होंने शिलादित्य प्रथम की बहुत प्रशंसा की है, उन्हें धर्मादित्य कहकर। और हिंसांग से जुड़ा एक और बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है। Q15 हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? मुझे लगता है इसका जवाब तो सभी को पता होगा। हाँ, इसका उत्तर भी ए ह्यूएनसांग ही है। वो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और उनका मकसद था बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना। वो नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा का पूरा विवरण एक किताब में लिखा है। सी यूकी। ये उस काल के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल। अब वापस हर्षवर्धन पर आते हैं। Q16 नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? विकल्प है ए पुलकेशन II, बी नरसिम्हा वर्मन, सी राजा राजा चोला, डी महेंद्र वर्मन II। सही जवाब है ए पुलकेशन II यानी पुलकेशन द्वितीय। वो चालुक्य वंश के राजा थे। नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में उन्होंने हर्ष को हराया था। और इस हार के बाद हर्ष का दक्षिण भारत की ओर विस्तार रुक गया। जी, और इस जीत का उल्लेख हमें मिलता है पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, जिसे रवि कीर्ति ने लिखा है। अच्छा, अब Q17 554 ई के हर्ष अभिलेख में यज्ञवर्मन के उत्थान का उल्लेख किस स्थान से है? ए कन्नौज, बी मगध, सी कन्नौज, डी गया। इसका सही उत्तर है सी कन्नौज। यज्ञवर्मन कन्नौज के मौखरी वंश के शुरुआती शासकों में से एक थे और बाद में इसी कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और मुगल काल में पहुंचते हैं। Q18 दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में निर्मित हुआ? अकबर, बाबर, औरंगजेब या शाहजहां। इसका जवाब है बी शाहजहां। उन्होंने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की और शाहजहानाबाद शहर बसाया और वहीं पर लाल बलुआ पत्थर से इस किले का निर्माण करवाया। इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। माना जाता है कि ताजमहल के भी मुख्य वास्तुकार वही थे। वाह, क्या बात है। अगला सवाल मुगल प्रशासन से। Q19 मुगल काल में एने दहसाला प्रणाली किसने लागू की? अकबर, बाबर, औरंगजेब या शाहजहां। सही उत्तर है ए अकबर। ये एक राजस्व सुधार था जिसे 1580 में अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने विकसित किया था। 10 साल मतलब 10 साल। इस प्रणाली में पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। मतलब ये काफी वैज्ञानिक तरीका था। बिल्कुल, इससे किसानों और साम्राज्य दोनों को फायदा था। अब थोड़ा भक्ति आंदोलन की ओर चलते हैं। Q20 ज्ञानेश्वर 1275 को मराठी साहित्य में विशिष्ट स्थान क्यों प्राप्त है? ए प्रसिद्ध नाटककार, बी प्रथम एवं प्रमुख भक्ति कवि, सी दरबारी इतिहासकार, डी प्राचीन ग्रंथों के संकलक। इसका सही उत्तर है बी प्रथम एवं प्रमुख भक्ति कवि। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे और उनका सबसे बड़ा काम है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी क्या है? ये भगवत गीता पर मराठी भाषा में लिखी गई एक टीका है। उन्होंने भक्ति के ज्ञान को आम लोगों की भाषा में पहुंचाया। बहुत खूब। अब वापस दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर आते हैं। Q21 दिल्ली सल्तनत में सैन्य संगठन व प्रशासन का दायित्व किस विभाग पर था? विकल्प है दीवाने इंशा, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत। सही उत्तर है सी दीवान ए अर्ज। यह सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। इस विभाग के प्रमुख को आरिज़े मुमालिक कहते थे। अच्छा, और इसका काम था सैनिकों की भर्ती, वेतन, निरीक्षण, ये सब देखना। हाँ। अब अगला सवाल। Q22 दिल्ली सल्तनत में शाही पत्राचार का कार्य दाबिर खास के अधीन कौन सा विभाग करता था? बारिद मुमालिक, दीवाने रियासत, दीवाने इंशा या दीवाने अर्ज। इसका सही उत्तर है सी दीवाने इंशा। जी, ये विभाग शाही आदेशों, घोषणाओं और बाहरी राज्यों के साथ जो भी चिट्ठी पत्री होती थी उसे मैनेज करता था। बिल्कुल। अब एक आसान सा सवाल। Q23 वर्धन वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नंदवंश, पुष्यभूति वंश, गुप्त वंश या मौर्य वंश। इसका उत्तर है बी पुष्यभूति वंश, क्योंकि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। लेकिन हर्षवर्धन के कारण ये वर्धन वंश के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। सही है। अब चलते हैं मध्य भारत की ओर। Q24 खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को है? कीर्तिवर्मन, विद्याधर, धंग या यशोवर्मन। सही उत्तर है सी धंग। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा और शानदार मंदिर है। इसका निर्माण धंग देव के शासनकाल में हुआ था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और नागर शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब पूर्वी भारत का एक सवाल। Q25 पाल वंश का संस्थापक कौन था? भोज, धर्मपाल, गोपाल या ध्रुव। इसका सही उत्तर है सी गोपाल। उन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की नींव रखी थी। और उनके राजा बनने की कहानी बहुत खास है। उस समय बंगाल में मात्स्य न्याय यानी अराजकता फैली हुई थी। तो जनता और सामंतों ने मिलकर गोपाल को अपना राजा चुना ताकि शांति स्थापित हो सके। हाँ,
एक तरह से ये एक लोकतांत्रिक चयन था। अब एक सवाल जो हम पहले भी छू चुके हैं, प्रश्न संख्या 26। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही दिलचस्प सवाल है और हमारे विकल्प हैं ए विलासिता वस्तुओं को बढ़ावा देना, बी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, सी सेना के लिए मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण और डी शिल्प संघों का संरक्षण। और इसका सही उत्तर है सी सेना के लिए मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण। जी हाँ, लेकिन ये जवाब सिर्फ एक लाइन का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, उस दौर में मंगोल आक्रमणों का खतरा बहुत बढ़ गया था। अच्छा। तो अलाउद्दीन खिलजी को उनसे सुरक्षा के लिए एक विशाल एक स्थायी सेना चाहिए थी। और इतनी बड़ी सेना का खर्चा उठाना तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, राजकोष पर बोझ डाले बिना ये संभव नहीं था। तो खिलजी ने एक बहुत ही अनोखी रणनीति अपनाई। क्या? उसने सोचा कि अगर सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता तो क्यों ना बाजार में चीजों की कीमतें ही इतनी कम और निश्चित कर दी जाए कि उन्हें कम वेतन में भी कोई परेशानी ना हो। वाह, मतलब समस्या को जड़ से ही पकड़ लिया। एकदम। और इसे लागू करने के लिए उसने बहुत कड़े नियम बनाए। बाजारों के लिए शाहनाई मंडी और दीवाने रियासत जैसे खास विभाग बनाए गए थे। जी, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27। पाल और प्रतिहार साम्राज्य में भुक्ति यानी जो प्रांत होता था उसका राज्यपाल क्या कहलाता था? इसके विकल्प है ए कोष्ठपाल, बी उपरिक, सी राष्ट्रपति और डी विषयपति। और सही जवाब है बी उपरिक। अच्छा, तो ये उस समय का प्रशासनिक ढांचा था। जी। पाल और प्रत्याहार प्रशासन में पूरे साम्राज्य को भुक्ति यानी प्रांतों में बांटा गया था। और उस भुक्ति का जो प्रमुख होता था वो उपरिक कहलाता था। बिल्कुल। और भुक्ति के नीचे जिले होते थे जिन्हें विषय कहा जाता था और विषय का प्रमुख होता था विषयपति। और सबसे छोटी इकाई गांव होती होगी। हाँ, और गांव के प्रमुख को ग्रामपति कहते थे। समझ गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। 13वीं शताब्दी में मृग पक्षी शास्त्र का संकलन किसने किया? ए हंसदेव, बी अकबर, सी जहांगीर या डी मंसूर? इसका सही उत्तर है ए हंसदेव। मृग पक्षी शास्त्र मतलब ये जानवरों और पक्षियों पर कोई ग्रंथ है? जी, ये पशु पक्षियों के विज्ञान और उनके व्यवहार पर आधारित एक बहुत ही प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और इसका संकलन हंसदेव ने 13वीं शताब्दी में किया था। ये दिखाता है कि उस दौर में भी विज्ञान और प्रकृति अध्ययन में लोगों की रुचि थी। वाकई दिलचस्प है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। ये अकबरनामा से जुड़ा है। अकबरनामा के किस खंड में अकबर के प्रशासन का वर्णन है? इसके विकल्प है ए केवल तृतीय खंड, बी द्वितीय और तृतीय, सी केवल प्रथम या डी प्रथम और द्वितीय। और सही जवाब है ए केवल तृतीय खंड। जी हाँ, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था और इसका जो तीसरा खंड है उसे ही आईने अकबरी भी कहा जाता है। अच्छा, तो आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी तीसरे खंड में हमें मुगल प्रशासन, उनके कानून, सेना और सबसे महत्वपूर्ण राजस्व व्यवस्था का पूरा विस्तृत विवरण मिलता है। तो फिर पहले और दूसरे खंड में क्या है? पहले खंड में अकबर के पूर्वजों और उसके जन्म का इतिहास है और दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की जो भी प्रमुख घटनाएं थीं उनका जिक्र है। बहुत बढ़िया। अब मुगल प्रशासन की बात चली रही है तो अगला सवाल भी उससे जुड़ा है। प्रश्न संख्या 30। अकबर के शासन में संपूर्ण मुगल साम्राज्य के राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण मतलब फाइनेंस का पूरा काम किसके पास था? विकल्प है ए वकील, बी सूबेदार, सी मीर बख्शी और डी दीवाने कुल। और सही जवाब है डी दीवाने कुल। जी, दीवाने कुल एक तरह से साम्राज्य का मुख्य वित्त और राजस्व अधिकारी था जिसे वजीर भी कहते थे। तो इस पद को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया गया? ये अकबर की एक बहुत सोची समझी चाल थी। उसने वकील के पद की शक्तियों को कम करने के लिए राजस्व विभाग को उससे अलग कर दिया और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र करके दीवाने कुल के अधीन कर दिया, ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। एकदम सही। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। 8वीं शताब्दी में प्रश्न संख्या 31। 8वीं शताब्दी में मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस राजपूत शासक ने की? ए नागभट्ट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी वत्सराज या डी ध्रुव? इसका सही उत्तर है ए नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बारे में कुछ और बताइए। नागभट्ट प्रथम ने ही अवंती यानी आज के मालवा में प्रतिहारों की शक्ति स्थापित की थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था अरब आक्रमणकारी जुनैद के हमलों को नाकाम करना। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। जी, और यहीं से एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत होती है। हमारा अगला सवाल प्रश्न 32 उसी से जुड़ा है। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहारों, पालों और किस दक्षिण भारतीय वंश के बीच लड़ा गया था? चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव या सातवाहन? सही जवाब है बी राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब 3 शक्तियों के बीच की लड़ाई, ये किस लिए हुई थी? ये संघर्ष हुआ था कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये लगभग 200 वर्षों तक चला। 200 साल? कौन कौन थे इसमें शामिल? इसमें 3 बड़ी शक्तियां थीं, बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट। और नतीजा क्या निकला इस लंबी लड़ाई का? राष्ट्रकूटों ने कई बार गंगा के मैदानों तक हमले किए, लेकिन वो अपना कब्जा बनाए नहीं रख पाए। अंत में गुर्जर प्रतिहार ही कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक शासन करने में सफल रहे। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं। शेरशाह सूरी के समय में प्रश्न संख्या 33। शेरशाह सूरी के प्रशासन में गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था? शिकदार, काजी, फौजदार या फिर मुकद्दम? इसका सही उत्तर है डी मुकद्दम। मुकद्दम मतलब गांव का मुखिया। जी हाँ, शेरशाह सूरी ने अपराधों के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाया था। सामूहिक उत्तरदायित्व ये क्या था? इसका मतलब था कि अगर गांव में कोई चोरी होती थी और चोर नहीं पकड़ा जाता था तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी मुकद्दम की होती थी। उसे या तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी या फिर असली अपराध को पेश करना होता था। ये तो बड़ा अनोखा तरीका था कानून व्यवस्था बनाए रखने का। हाँ, और बहुत असरदार भी। शेरशाह का प्रशासनिक विभाजन भी बहुत स्पष्ट था। सबसे छोटी इकाई गांव, फिर परगना और फिर सरकार यानी जिला। बहुत खूब। और अब आते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34। 1498 में मालाबार तट पर कालीकट पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली अन्वेषक कौन था? विकल्प हैं ए वास्को द गामा, बी कोलंबस, सी अल्बुकर्क
या डी नीनो दा कुन्हा? इसका जवाब तो शायद सभी जानते होंगे। सही उत्तर है ए वास्को दा गामा। जी, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस घटना की शुरुआत है जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, वास्को दा गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी किनारे, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उससे होकर भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। और वो 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। जी, जहां के स्थानीय हिंदू राजा जेमोरिन ने उसका स्वागत किया था। लेकिन इस एक यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच सीधे व्यापार का रास्ता खोल दिया और यहीं से भविष्य में औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी। तो आज हमने मध्यकालीन भारत के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े सवालों का विश्लेषण किया, खिलजी के आर्थिक सुधारों से लेकर मुगलकालीन व्यवस्था और भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन तक। जी, और हमने देखा कि कैसे अलग अलग कालखंडों में शासकों ने सैन्य शक्ति, राजस्व और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई। सोचने वाली बात यह है कि सत्ता के केंद्रीकरण और स्थानीय प्रशासन के बीच संतुलन स्थापित करने की ये चुनौतियां आज के संदर्भ में भी कितनी प्रासंगिक है ना? बिल्कुल, एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद।